नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवाने जा रहे थे, कहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समझौता कराने की तैयारी कर रहे थे, कुव्वत रखते थे, और कहाँ जब हम पर संकट आया। जी हाँ, सच्चाई है कि जब हम पर संकट आया तो हमारे विश्वगुरु दुनिया, जी हाँ, पूरी दुनिया के मंच पर अकेले दिखाई दे रहे हैं, ऑल अलोन। और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारा सबसे पक्का दोस्त रूस, जिसके साथ भारत ने जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो रूस पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा, हाथ मिला रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश, जिसको हमने आज़ादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने क्रिएट किया, आज बांग्लादेश चीन के पीछे खड़ा होकर भारत को आंखें दिखा रहा है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि आज जिस तरह से चीन पाकिस्तान को भारत के मुखालिफ मजबूत करता जा रहा है, उसको सैन्य हथियार दे रहा है, उसको आधुनिक जहाज दे रहा है, और यही नहीं, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया, रशिया के साथ ईरान, इस तरह का समीकरण चीन बना रहा है। और जाहिर तौर पर भारत को दबाने की हर तरह की कोशिश है। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस फ्रांस से हमने खरबों रुपए देकर राफेल फाइटर जेट खरीदे, उसी फ्रांस ने संकट की घड़ी में सोर्स कोड नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, वो हमें महंगी पड़ी। आपको पता है, अनिल चौहान जो हमारे रक्षा प्रमुख है, उन्होंने क्या खुलासा किया है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे थे। फ्रांस ने मौके पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी। और जिस अमेरिका से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा होप थे, उसके लीडर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जितना अपमान पिछले महीने भर में भारत का किया है, इतनी हिमाकत दुनिया का कोई नेता 75 बरस में नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल यह है कि हमारे आपके देश के टैक्स के पैसे से जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमता रहा, 11 साल में हर देश गया हो, अमेरिका 10 बार गए, 10 विजिट्स टू अमेरिका, रूस 7 बार गए, चाइना 5 बार गए, झूले में झूले, शी जिनपिंग से कई बार चाय पिलाई बड़े बड़े नेताओं को, दुनिया भर में डंका पीटा गया कि विश्व गुरु ने दुनिया जीत ली, सबसे पॉपुलर लीडर हैं दुनिया के। पूरी दुनिया घूमने के बाद दोस्तों, एक दोस्त नहीं बना पाए मोदी जी भारत के लिए, जो संकट में साथ खड़ा हो जाए। या यूं कहूं कि ऐसे विश्व गुरु हैं जिनका एक भी चेला नहीं है। और संकट का ये हाल है, क्राइसिस का दोस्तों ये हाल है कि हमारे वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, वो कह रहे हैं कि हमें जहाज़ चाहिए, हमें हथियार चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और भारत सोच रहा है कि हम जहाज़ किससे लें, क्या हम सुखोई 57 रूस से लें, या फिर F-35 अमेरिका से लें, या फिर कोई जहाज़ हम स्वीडन से लें, हम लें किससे? और संकट की घड़ी में कौन कितनी जल्दी हमको जहाज़ देगा, ये हालत है फॉरेन पॉलिसी। तो क्या फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से, जो कूटनीति है, बिखर गई है, और मोदी जी को जहां कूटनीति करनी थी वहां राजनीति करने लगे? क्या ऐसा कुछ है? गलतियां कहां कहां मोदी जी करते चले गए, और नौबत यहां तक आज पहुंची है कि वो जो नेहरू का देश था, या गांधी का देश था, या इवन इंदिरा गांधी का देश था, जिसकी पूरी दुनिया हां में हां मिलाती थी, आज हमें अपोजिशन के सांसद भेजने पड़ रहे हैं। कोई सांसद का डेलीगेशन मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। हम मदद मांग रहे हैं दुनिया से। आज ये नौबत आ रही है कि मोदी जी विपक्ष पर निर्भर हो गए। सवाल इस बात का है, व्हाट मिस्टेक्स वर मेड, कहाँ पर गलतियाँ हुई जो आज ये हालात आए कि हम अलग थलग पड़ गए। बहुत गहरा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। और आज इसीलिए मैंने ओंकारेश्वर पांडे साहब को बुलाया। पांडे साहब वो शख्स हैं जो तकरीबन 3 दशकों से पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दुनिया को समझने की बात है, रक्षा को समझने की बात है, डिफेंस को समझने की बात है, युद्ध के पीछे, पर्दे के पीछे जो रणनीतियाँ होती हैं उसको समझने की बात है, इनका कोई सानी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के जो मेहमान हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो एक एक लफ्ज़ समझ में आएगा। सबसे मुश्किल सवाल बहुत आसानी से आप समझने जा रहे हैं। सुनिए ओंकारेश्वर पांडे को। मेरा जो पहला सवाल है,
कि अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो कहां तो G20 हो रहा था साहब, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया के मंच पर एक ही नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और हमने ये भी देखा कि साहब मोदी जी की एक ललकार से जो हमारी मीडिया कह रही थी कि साहब ये चाहे एक व्यक्ति है, इट्स नॉट बाइडेन, इट्स नॉट शी जिनपिंग, सिर्फ मिस्टर मोदी हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा सकते हैं, या फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो कहां तो ये ताकत थी, और जब खुद पर संकट आया तो आज अलग थलग हैं। हो क्या गया साहब, अकेले क्यों पड़ गए विश्वगुरु पांडे जी? दिक्कत ये है कि जब आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका एक बेसिक रूल होता है कि आपको झुकना होता है। कभी भी ताड़ पर ओ, चढ़ते हुए व्यक्ति को देखिए आप, कि आप झुक के वो चढ़ता है, वो तन के नहीं चढ़ता। जब तन के चढ़ेगा तो गिर जाएगा। ये रूल है। आप नहीं, आप क्या विश्वगुरु कहना बनने चाह रहे चले हैं कि हैं। मोदी जी हिमालय जो है ऊपर देख के चढ़ रहे थे? आपने देखा कि जितना डंका बजाने की कोशिश की गई, ये खामोश चढ़ाई थी। इसको खामोशी से चढ़ा जाना चाहिए था। कभी कभी सुना है कभी किसी पर्वतारोही के कि वो हिमालय एवरेस्ट की ऊंचाई पर जा रहा और डंका पीटा जा रहा हो? जब वो झंडा गाड़ लेता है तभी उसकी खबर आती है, उसके बाद उसके पहले नहीं आती। आपने तो पहले ही डंका पीटना शुरू कर दिया और लोगों शुरू कर दिया। जिस रशिया ने 1971 के युद्ध में पूरी दुनिया को एक तरफ छोड़ के, अमेरिका को एक तरफ छोड़ के अपना बेड़ा भेज दिया था, पनडुब्बियां भेज दी थी अमेरिका के 7वां बेड़ा के जवाब में, जब वो युद्ध में पड़ा तो आप क्या कहने गए कि नहीं अभी तो शांति का समय है, अभी तो बुद्ध का समय है। आप उसको शांति का उपदेश देने गए, बुलाया था क्या उसने? नहीं बुलाया था ना। तो जब आपका युद्ध होगा तो वो भी कहेगा ना आप तो बुद्ध वाले देश हो ना, शांति वाले, शांत रहो। ये स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं जो हमने की हैं। कनाडा का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कनाडा वह देश है जिसने 1954 में भारत को पहला परमाणु रिएक्टर दिया था। बिजली बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं दिया था। ये अलग बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उसी परमाणु रिएक्टर को डेवलप करके और बाद में हथियार भी डेवलप कर लिए। उस कनाडा से आपने रिश्ते मामूली वजह से बिगाड़ लिए या बिगड़ने दिए। हम नहीं कहेंगे बिगाड़ लिए, नहीं, आपने बिगड़ने दिए। कौन निज्जर? एक एक निज्जर नहीं, 1000 निज्जर होंगे, लेकिन भारत और कनाडा की दोस्ती पे वो सब कुर्बान होने चाहिए थे। हमारी डिप्लोमेसी को उससे रिलेशन बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि एक देश से रिश्ता खराब होता है ना तो उसके आसपास के सराउंडिंग सारे देशों से रिश्ते खराब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। बांग्लादेश आइए, जिस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, जो हमारा भारत का जिस पहला ऐसा पार्टनर था रशिया के बाद जिसके साथ 25 साल की डिफेंस ट्रीटी हुई थी कि अगर उस पर युद्ध हुआ तो हम उस पर हमला हुआ तो हम साथ देंगे, हम पर हमला हुआ तो वो साथ देगा। उस बांग्लादेश को आपने नारेबाजी, नैरेटिव, हिंदू, ये वो कह के और आपने इतना दूर कर लिया कि अब वो चिकन नेक पे चाइना के साथ आके बैठ गया है। ये कौन सी ओ माय रणनीति है? गॉड, ये कौन सी कूटनीति है? मतलब आप कह रहे हैं कि चिकन नेक जो बांग्लादेश सिलीगुड़ी से जुड़ता है बांग्लादेश पूरे चीन के साथ, पूर्वोत्तर का। जी, जी। आप ये कह रहे हैं कि सिली जो बांग्लादेश है वो चीन के साथ हाथ मिलाकर आज भारत को आंखें तरेर रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा है ये कह रहा है कि चीन और बांग्लादेश को मिलकर पूर्वोत्तर का विकास करना चाहिए। पूर्वोत्तर का विकास करने का क्या मतलब है? यानी कब्जे में लेके करना चाहिए। तो जो इस तरह की बातें करने लगे हो जहां के एक्सपर्ट्स, और वो चिकन नेक कितना क्रुशियल है आप जानते हैं? मात्र 20 किलोमीटर चौड़ाई है उस चिकन नेक की, जो हमारे वेस्ट बंगाल बिहार के इलाके को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। उस चिकन नेक से सिलीगुड़ी से डोकलाम, जो कि एक फ्लैश पॉइंट बना था भारत चाइना के बीच में, वो मात्र 120-25 किलोमीटर की दूरी पे है। युद्ध में आप जानते हैं कि 200-200, 400-400 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। वहां से आपका जो तिस्ता वाटर प्रोजेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, जिसको उसने भारत को देना था, भारत लगभग उसके लिए तैयार हो गया था, वो तिस्ता प्रोजेक्ट उसने चाइना को दे दिया। पांडे जी, आपने जो बात बताई उसमें सच्चाई है, मैं उस सच्चाई का कहीं भी उसको मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो आज हमारा दुश्मन हो गया है, जिसको हम ही ने क्रिएट किया था। लेकिन
G20 अभी समिट हुआ, दुनिया भर के नेता आए, मोदी जी ने उनका इस्तकबाल किया और पूरी देश और दुनिया में मोदी ही मोदी थे और वाकई लग रहा था कि विश्व गुरु है मोदी। और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब आप कह रहे हैं कि ये अब भारत की नहीं सुन रहे। तो कुछ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, क्या कुछ मोदी जी से गलती हो गई या मेरी नजरों का दोष है, या आपके बताने में कुछ फर्क आ रहा है? देखिए, जब एक बड़ा देश आपके साथ होता है, तो बाकी के कई सारे देश आपके साथ हो लेते हैं। G20 के देशों का साथ होना उस बिना पर था कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो रहे थे। ये रिश्ते आज से शुरू नहीं हुए। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा था कि इंडिया एंड यूएस आर द नेचुरल एलाइज। उसके बाद से रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए। जसवंत टालबोट वार्ता हुई, आपने सब कवर किया है। उसके बाद न्यूक्लियर डील हुआ। वो न्यूक्लियर डील होना अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। जो इतने बड़े गैप के बाद जो अमेरिका 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खुलेआम खड़ा था, सातवां बेड़ा भेज रहा था, यानी आपने आपकी आपसे दुश्मनी निभा रहा था, उसको धीरे-धीरे ट्रैक पर लाया गया और इतने बड़े ट्रैक पर लाया गया कि जो आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद आपके ऊपर प्रतिबंध लगाता था, वो आपके साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन था। इसको धीरे-धीरे बड़े शालीनता के साथ ले चलना चाहिए था। फर्स्ट जो टर्म था मोदी जी का और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म इनका भी आया ट्रंप का, वहां तक चीजें ठीक ठाक रही। आपने देखा होगा कि सब जी। सारी चीजें नमस्ते ट्रंप और क्या क्या आयोजन हुआ। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टर्म में जब हमने बाइडेन के साथ रिलेशन बनाए, तो आधे बनाए आधे बिगाड़े। आधे बनाए कैसे? हमें लगा कि बाइडेन ही जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे, ट्रंप नहीं जीतेंगे। तो एक तो वहां गए और ट्रंप के न्योते को हमने ठुकरा दिया। एक बात आधे बिगाड़े कैसे? ये वही समय था बाइडेन के समय ही जब भारत में बैठे कुछ टेलीविजन चैनल और कुछ पार्टी प्रवक्ता भी खुलेआम डीप स्टेट की बात कर रहे थे, सोरोस की बात कर रहे थे। उनसे जरा पूछिए कि अगर सोरोस वाकई था तो उसके खिलाफ तुमने एक इंटरनेशनल एफआईआर क्यों नहीं किया? उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको बुलाया क्यों नहीं? रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं इश्यू करवाया? और अब तुम डीप स्टेट की बात करते हो, आपको मालूम है डीप स्टेट कौन है? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा डीप स्टेट। आप अमेरिका से रिलेशन बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? उसी तरह 4,000 करोड़ का आपने खर्च करके G20 का भव्य सम्मेलन तो किया, लेकिन उसके सारे देश आपके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका सेकंड टर्म में ट्रंप आने के बाद इनके साथ डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। उसके बाद किसी तरह कोशिश करके गए भी, जो जी। गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हालात पैदा हुए उसको पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद से ही सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो गई हैं। इससे पहले जो कुछ भी हमने किया है, आपने देखा कि बीच में एक बयान आया था। क्या कोई कंट्री इस तरह का बयान देता है कि वी नीड पार्टनर्स, वी डोंट नीड प्रीचर्स? इतना एरोगेंट बयान किसी कंट्री का हो सकता है? किसी कंट्री का? आप अगर इस भाषा में बात करेंगे तो जो टीचर्स का मतलब क्या? कोई आपको समझाना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है कि भाई ये देखो ये मसला है। तो हम इतना अगर हार्ड स्टेटमेंट जारी करेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें बिगड़ी हैं। ट्रंप 2 के बाद जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वैसे भी बिगड़ा है, सिर्फ भारत के साथ जी। नहीं बिगड़ा है। ट्रंप 2 ने नाटो को ध्वस्त कर दिया एक तरह से। उसने कह दिया नहीं साहब, हम इनका रक्षा बजट नहीं खर्च कर सकते हैं, तुम लोग 5% करो जीडीपी का, तब हम तुम्हारे साथ जी। हैं। पूरा यूरोप इस समय एकदम से सदमे में है और वो नए सिरे से खड़ा होने की कोशिश कर रहा जी। है। ये यहाँ वो पर समय मैं था, पांडे जी दीपक जी, मैं आखिरी बात करके आपको ले रहा हूं। ये वो समय है जब यूरोप को लगने लगा है कि जो भारत की उस समय की गुटनिरपेक्षता की नीति थी वही सही है, और वापस आज यूरोप उस पे चलने लगा है और हम छोड़ के अमेरिका के पिछलग्गू होने लगे थे और वहां से भी झटका खा के बैठ गए हैं। जी। नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने ठीक कहा कि कहीं न कहीं मोदी जी से गलती हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ बचकाने बयान दिए जो नहीं देने चाहिए थे। अब वो मोदी की चापलूसी में ऐसा बोल रहे थे या वो खुद ऐसा बोल गए, गलती कर गए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम हो गई। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, चाइना के साथ रूस खड़ा है, चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है, चाइना के साथ पाकिस्तान खड़ा है, चाइना के साथ ईरान खड़ा है। अब ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध, रूस से हमारे बड़े अच्छे संबंध, ये दोनों देश चीन के साथ खड़े हो गए।
और हम कहीं नहीं हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जर्मनी और जापान और साउथ कोरिया वो एक तरह से एक सुपर पावर एक्सेल रहा है। उधर सऊदी अरब, इजराइल या कतर कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, वो अमेरिका के साथ खड़े दिख रहे हैं। भारत इन सारे दुनिया के रिश्तों में, समीकरण में कहाँ है मिस्टर पांडे? हम हैं कहाँ? कहाँ खड़े हैं आज? यही दिक्कत है कि आपने अपने प्रति अविश्वास पैदा किया है। जिसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी, वहां आप ज्ञान देने पहुंच गए। जिसके साथ बड़ी मुश्किल से दोस्ती बनाई गई थी, जो थोड़े समय फर्स्ट टर्म में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस चीज को कैरी ऑन किया, तभी आपने देखा होगा कि मल्लापुरम में और अहमदाबाद में झूले झुलाए जा रहे थे जी जिनपिंग के साथ। तो वो जी सुधर रहे रिश्तों का ही संकेत था ना। उन सुधर रहे रिश्तों को अचानक क्यों इतना बिगड़ दिया जाने लगा? गलवान की घटना हुई, उस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे कि भारत और चीन की लड़ाई में 62 के बाद शायद ही कभी गोली चली हो। मुझे याद नहीं है कि कभी गोली चली हो। 62 में भी वो तेजपुर तक आया था। मैं असम में लंबे समय रह चुका हूं, जानता हूं। उस असम से भी वो वापस जा चुका था। तो जो उसकी खामियां हैं उसको हम जानते हैं, जो उसकी दुश्मनी है वो हम जानते हैं। लेकिन उस दुश्मनी के पीछे भी अगर वो हमारे से रिश्ता सुधारना चाहता था और है, तो उसको सुधारना चाहिए था। ये जो वक्त 5 साल गुजर गया गलवान के बाद, वो उसने हमको बिगाड़ा है और हमको चाइना के प्रति भी अविश्वसनीय दोस्त बना देता है। तो अब क्या कर रहा है चाइना, जो धीरे धीरे पाकिस्तान को साइडलाइन करके आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो वापस उसने जो है आपकी घेराबंदी शुरू की है। उसने श्रीलंका में टापू जैसा चीज ले लिया है जहां वो अपना वीजा इशू करता है। वो नेपाल में अंदर तक घुस गया है, उसका इंटरनेट सारा नेपाल चलाता है। तो हमने बातें बड़ी की हैं, लेकिन काम कम किया है। और रिलेशन बनाने की बजाय एक कंट्री ऐसा बताइए कि पिछले 10-11 सालों में जिससे हमने ऐसी ट्रीटी की हो, ऐसा समझौता किया हो कि हमारे मुश्किल वक्त में हम पे कोई हमला होगा तो वो साथ देगा। एक देश बता दीजिए। वो देश था रशिया, वो देश था बांग्लादेश। ऐसे देशों से हमने दोस्ती की थी और लिखित दोस्ती की थी। और इसीलिए अगर रशिया उस समय आया था तो उस दोस्ती की समझौते के दस्तावेज के बिना पर आपके साथ खड़ा हुआ था। हमने बहुत सारी बातें की हैं। ब्रिक्स को इसीलिए बनाया जा रहा था क्योंकि दुनिया में ये माना जाता है कि भाई अमेरिकी वर्चस्व अब लंबे समय तक नहीं रह सकता और अमेरिका आपसे सौदेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और उसका जो जो ब्रिक्स बन रहा था, वो कैसे कमजोर हो गया। फिर हम क्वाड में शामिल हो गए, वो क्वाड को भी हम मजबूती नहीं दे पाए। क्वाड जो है उसको फिजिकल, अगर क्वाड था तो हम पे हमला हुआ था तो क्वाड के देश कहां थे? क्वाड के देशों को सामने आना चाहिए था। और अगर क्वाड के देश हम पे हमला होने पे नहीं आ रहे हैं तो फिर उस क्वाड का मतलब क्या है? तो एक तो ये सारी चीजें जो है बेमानी हो गई। आसियान का कोई मतलब नहीं, सार्क का कोई मतलब नहीं, G7 का कोई मतलब नहीं, G20 में इतनी शोशेबाजी हमने की उसका कोई मतलब नहीं, G77 का कोई मतलब नहीं है। और अब तो जी सब कुछ बदल रहा है। अब सारी दुनिया जो है नई रीग्रुपिंग में लगी हुई है, अपने अपने रास्ते, अपने अपने दोस्त तलाश रही है। उसमें चाइना अपने दोस्त तलाश रहा है। चाइना के पास तो जो इकोनॉमिकल पावर है उसकी वजह से वो ग्लोबल साउथ तक पहुंचा हुआ है। वहां भी जाके वो 1000 ट्रुप्स को लेके वहां सैनिक अभ्यास कर रहा है। 100 देशों में उसने पुलिस चौकियां स्थापित कर रखी हैं। ओ माय उसके गॉड, पावर को अलग छोड़ दीजिए। जी, चाइना ने 100 देशों में पुलिस चौकी बना रखी है। जी, जी, आप उसको चेक करें। आप उसको चेक करें। कनाडा से उसके रिलेशन इसीलिए खराब हुए थे कि वहां वो अपने पुलिस के थ्रू जो है वहां इन्वेस्टिगेशन कराने लग गया था। इसलिए ओ माय गॉड। आरसीएमपी के साथ उसके रिलेशन थोड़े बिगड़े। तो जो हम हैं, हमें जितनी बातें कम करनी चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, समझौते ज्यादा करने चाहिए। दिक्कत यह है कि समझौतों को तो हमने कूड़ेदान में डाला है। मेक इन इंडिया के बाद, मेक इन इंडिया से पहले जो हमारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज थी, वो 76 कंट्रीज के साथ थी। मेक इन इंडिया में हमने नए क्लॉज जोड़े कि हम इतना नहीं, इतना लेंगे और इतना भारत में होगा, इतना परसेंटेज और इतना, बहुत सारे नए क्लॉज उसमें जोड़ दिए। लेकिन एक चीज ये उसका बताइए, नतीजा क्या मैं हुआ? समझ गया, मैं समझ गया आपने जो सिनेरियो दिया बड़ा दुखद, बहुत ही, अगर
एक एक लाइन को मैं समझने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि हम वाकई अलग थलग पड़ गए। लेकिन पांडे जी, मुझे ये बताइए कि भाई नेहरू जी थे, उस वक़्त तो हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा नहीं थी, नई-नई आज़ादी मिली थी। नेहरू का इतना सम्मान क्यों होता था पूरी दुनिया में, लोग बात मानते थे। इंदिरा गांधी का इतना सम्मान क्यों था? और जब हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं और हम एक दुनिया की पावर बन रहे हैं, तब हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो क्या मोदी और नेहरू और इंदिरा गांधी, इनके पर्सपेक्टिव अलग थे, पर्सनैलिटी में कोई फॉल्ट है कि भाई वही देश है, वही भारत है, एक को सम्मान मिल रहा है एक प्रधानमंत्री को, एक को नहीं मिल रहा है, एक के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो क्या कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, एक तो नेहरू से तुलना आप ना करें। नेहरू बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए इंसान थे। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है ना, वो एक इंडिविजुअल का प्रभाव पड़ता है। आप किसी कंपनी के सीईओ हो जाएँ और आप कम जानकार हों, तो आपकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, जितना एक पढ़े लिखे जानकार और टेक्नोक्रेट और जो भी हर तरह से सक्षम सीईओ की होगी। कंट्रीज़ का भी यही हाल होता है। भले ही हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, हमने अपना एक अलग स्टैंड रखा। हमने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा। हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए। भले ही हमने रशिया के साथ लिखित दोस्ती की थी, लेकिन हम रशिया के गुट में शामिल नहीं थे। अमेरिका से भी वो रिलेशन रखा हुआ था। तो दुनिया के देशों को लगता है कि एक स्वतंत्र वजूद वाला, समझदारी वाला, पढ़ा लिखा विजनरी कंट्री का लीडर हमारे सामने खड़ा है, तो वो उसका सम्मान करते थे और इस पूरे देश का उसका साथ होता था। यहाँ पक्ष विपक्ष और धर्म की लड़ाई तब नहीं हुआ करती थी कि हम आधे लोगों को 80-20 में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अपने ही विपक्ष के नेताओं को हम देशद्रोही और गद्दार और पाकिस्तानी करार दे रहे हैं खुलेआम, और उसके बाद कह रहे हैं कि पूरा देश एक क्यों नहीं है, फिर 145 करोड़ की ताकत हमको क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। और विदेश नीति में आपको जिस विनम्रता का परिचय देना होता है, गंभीरता के साथ विनम्रता की भी उतनी ही जरूरत है। लेकिन हमने विनम्रता नहीं निभाई। हमने दुनिया में डंका बजाने की कोशिश की। हम ऐसे-ऐसे देशों में गए, जहां उस देश की जमीन पे खड़े होकर हम कहते हैं, अरे तुम्हारा कितना पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ मेट्रो में सफर करता है। अब आप सोचिए कि उस देश का कोई भी व्यक्ति इस भाषा को सुन लेगा, उसको कितना अच्छा लगेगा? वो आपसे कितनी दोस्ती बढ़ाएगा? ये इस तरह के बयान कौन लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कौन लोग इसका ताना-बाना बुनते हैं, कौन किस तरह से इस चीज़ों को ले चलते हैं। एक तो सुषमा स्वराज के पास बाद जो है, हमारे यहाँ कोई ऐसा स्वतंत्र विदेश मंत्री नहीं रहा, जो अपने तरीके से विदेश मंत्रालय को सँभाल सके, विदेश नीति को सँभाल सके। कोई ऐसा नेता नहीं रहा, जो प्रधानमंत्री की आँख में आँख डाल के भी कह सके कि सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा और ऐसा करना ठीक होगा। जब तक आपके पास आँख में आँख डाल के खड़ा होने वाला व्यक्ति ना हो, तब तक वो सच नहीं बताएगा, और जब सच नहीं बताएगा तो सब झूठ होता चला जाएगा। झूठ की बुनियाद तो एक न एक दिन तो ढह ही जानी थी ना, और वो ढह गई। जी। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इतने देशों की यात्रा आपने की और आपको डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है कि जाओ हमारी बात समझाओ। और क्या समझा रहे हैं ये लोग? कोई है तरीका, कोई डोजियर तैयार है, कोई फ्रेमवर्क है कि समझा क्या रहे हो? कह रहे आतंकवाद, जैसे ऐसे ही कहना हुआ भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, मान लिया कृषि प्रधान देश है, तो साहब उस पे कीट कीट मकोड़े आ जाते हैं। बोले हाँ जी गलत है, ये कीट मकोड़े नहीं आने चाहिए। गजब है। कह रहे हैं कि नहीं हम सक्षम हैं, हम तो खुद ही मुकाबला कर सकते हैं। तो बोले भाई साहब आप सक्षम हो तो आप हमारे यहाँ क्यों आए हो? आप सक्षम हो तो कर लो। आतंकवाद गलत है, हम भी मानते हैं। तो जो जी। नैरेटिव है क्लियर कट, इसीलिए इन सब चीजों को पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन किया जाना चाहिए था। क्या एक आपको क्लियर लगता कट है, नैरेटिव सेट किया ठीक है, जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि इसमें गोदी मीडिया जिसने कहा कि मोदी विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं, बहुत से एक एक साहब थे जो बाकायदा अमेरिकी एजेंसियों से एक सर्वे आता था कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पुतिन से ऊपर है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी शी जिनपिंग से ऊपर है, उनकी पॉपुलैरिटी बाइडेन और ट्रंप से ऊपर है, वो वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। ये जो प्रचार किया गया, इसने दुनिया ने इसको ठीक तरह से देखा नहीं। और क्या दुनिया एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक माइंड चाहती है? डिक्टेटर और एरोगेंट को दुनिया स्वीकार नहीं करती आज भी?
देखिए, स्वाभिमान को स्वीकार किया जाता है, एरोगेंसी को स्वीकार नहीं किया जाता है। आप एक छोटे से कंट्री ज़ेलेंस्की को देखिए, युद्ध में पड़ा हुआ है, एक महाशक्ति के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसका स्वाभिमान देखिए कि ओवल हाउस में बैठ के दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के सामने भी वो झुकता नहीं है, उनके साथ बहस करता है। अपने स्वाभिमान, अपने देश के स्वाभिमान के लिए। ज़ेलेंस्की एक मसखरा से वर्ल्ड के एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभरा है और हम विश्व गुरु होके और हमारी स्थिति क्या हो रही है उसके सामने? 11 बार ट्रंप कह चुका कि हमने मध्यस्थता कराई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ साहस के साथ कि नहीं, हम ना हम आपने कराई है, ना हम इसको मानते हैं। ट्रंप ने तो अब बाकायदा अदालत में लिख के दे दिया है कि उसने मध्यस्थता कराई है भारत पाकिस्तान के बीच में। हमारी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? ये वो देश है जहां पर इंदिरा गांधी ने किसिंजर को नाश्ते की टेबल पे बिठा के सामने धमकाया था। किसिंजर को बिठा के सामने चाय पिलाते हुए कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कंट्री कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जनरल सैम को बोलूंगी कि वो कुछ करे। और सैम को सामने बिठा रखा था फुल ड्रेस में, उनकी ओर इशारा किया और सैम खड़े हो गए कि आई आई ऑलवेज फॉलो योर ऑर्डर्स मैम। और वही हुआ। और ये कोरी धमकी नहीं थी। 71 वार में वो बेड़ा भेजते रहे, 7वां बेड़ा भेज रहे, भारत ने कहा 70वां भी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 टुकड़े कर डाले। आज वो भारत कहां गया? आज वही भारत अमेरिका को कर्रे कर्रे उसमें जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं? जब हम देख रहे हैं कि वो हमसे जी दोस्ती निभा नहीं रहा है, जब हमारे ऊपर वो हमारे लोगों को उसने बेइज्जत करके हथकड़ियों बेड़ियों में भेजा, हमारे ऊपर टैरिफ का इतना दबाव डाल रहा है, हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे उसमें भी वो एक तरफ से ऐसा प्ले कर रहा है कि वो या तो न्यूट्रल हो या दोनों को बराबर का भाव देता हो, तो फिर हमारी तरफ से जी। दोस्ती काहे की? क्या आपको लगता है, अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, इसमें हमें मूलभूत इसकी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा? मोदी जी को कहीं न कहीं जो उनकी अभी तक रणनीति रही है, विदेश नीति को लेकर, उसमें हमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस तरह से एक जर्मनी का एक्सेस बन रहा है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान साथ में आ रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, कुछ मिडल ईस्ट की कंट्री और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक साथ हो रहे हैं, इज़राइल के साथ। क्या भारत को कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? और अब तक जिस ढर्रे पर मोदी जी चला रहे हैं 11 साल में, इस तरह से देश नहीं चलने वाला है, कम से कम विदेश नीति को लेकर, और हम अलग-थलग पड़ गए। कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, आपको लगता है? सबसे बड़ा फैसला तो ये होता है कि आप मंत्रालय पे भरोसा करें। ये वही सारे डिप्लोमैट्स हैं जो पहले काम कर रहे थे। आपको उन पर भरोसा करके उन पर छोड़ना होगा कि आप अपने हिसाब से नीतियाँ, रणनीतियाँ तय करें और जहाँ सहयोग चाहिए वहाँ लें। उनके अनुसार चलें। आपके अनुसार उसको अगर चलाएँगे, तो यही सब गड़बड़ होगा, क्योंकि राजनीति हमेशा कहीं न कहीं सत्ता की राजनीति से बंधी होती है। तब हम यहाँ निशिकांत दुबे हिंदू-मुसलमान करेंगे और जब डेलीगेशन में जाएँगे तो वहाँ सेकुलर हो जाएँगे। इसलिए सत्ता की राजनीति को विदेश नीति से दूर रखना होता है। राजनीति और कूटनीति में घाल-मेल नहीं होना चाहिए और इसीलिए आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले विदेश मंत्री की ज़रूरत है, जिसका रिस्पेक्ट हो, अपने देश में भी हो और दुनिया में भी हो। उसके अलावा जी, उनको सबको आपको काम करने देना होगा। ये नहीं कि हम जी, कहाँ जाएँ और हमको कहाँ सम्मान मिले, हमारा कहाँ पर वो अवार्ड मिले और ये मिले, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। जब आप सम्मान जी। माँगते हैं तो नहीं मिलता है, जब आप सम्मान नहीं माँगते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करती है। जी। बड़ी बात कही पांडे जी, बड़ी बात कही। और उनके ओंकारेश्वर पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस जैसे विदेशों मसलों पर एक बारीक निगाह रखते हैं। पांडे जी ने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट दोस्तों की हैं और मैं चाहता हूँ उन बातों को थोड़ा-सा फिर से अंडरलाइन करूँ। एक, इन्होंने कहा कि जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हम आसमान नहीं देखते, हम नीचे झुक के चलते हैं। तभी हम हिमालय पर आगे बढ़ सकते हैं। और मोदी जी ऊपर देख के ऊपर चढ़ना चाहते थे। दूसरी चीज़ कहा कि स्वाभिमान बड़ी चीज़ है, स्वाभिमान बड़ी चीज़ है। स्वाभिमान की जगह अगर नेता में अभिमान झलकता है, तो दुनिया इस तरह के मिज़ाज को स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। और तीसरी बड़ी चीज़ कि कहीं न कहीं भारत को आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा।
एक विदेश सचिव को आपने विदेश मंत्री बनाया और जिस तरह से चापलूसी मोदी जी की मीडिया और विदेश मंत्री कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनने वाला है। हमको ड्रास्टिक फैसले लेने पड़ेंगे। विदेश मंत्रालय में हमको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि चुनावी राजनीति या ईडी और सीबीआई की मदद से जिस तरह से मोदी जी प्रदेशों में राजनीति करते हैं, दुनिया की राजनीति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं, कूटनीति से काम लिया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, और शायद इस अंतर को समझने की जरूरत है इस वक्त। पांडे जी, आप आए शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बातचीत हुई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।